बताइए कि अचानक से क्यों प्रधानमंत्री जी को लगने लगा है कि जो आपका मैनिफेस्टो है वो देश को बांटने वाला है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो देश को बांटने वाला है। और दूसरा, मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, कोई तो वजह होगी ना प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, कोई तो इतिहास होगा, कोई तो पैटर्न होगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री खुले मन से इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए पूर्णिमा जी, ये पहली बार हुई है जहां पर वोट मांगे जाते हैं या बटोरे जाते हैं या कंसोलिडेट किए जाते हैं रिलीजन के नाम पर। ये पहली बार हुई। इससे पहले भी सियासत हुई बाबरी मस्जिद पर, जो लास्ट हमारे इलेक्शन थे। आपने खुद देखा कि किस तरीके से वो सियासत चली। अब चूंकि आज बाबरी मस्जिद का मसला जो अब ठंडे बस्ते में है, अब वो उस लेवल पर नहीं है कि कुछ डिसाइड करना, हम लोगों को उसका लारा दे दे। तो आज एक कुछ नई चीज ही कहनी थी। जो आज की स्टेटमेंट आई प्रधानमंत्री जी, वो एक ही रिलीजन के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हैं, जो कि फूलों का गुच्छा है, जिसमें अलग अलग किस्म के बाबरी मस्जिद का मामला ठंडे बस्ते में ऐसे मतलब ठंडे बस्ते में कहने का मतलब है इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। अब लोग चुप बैठे हैं, जैसा डिसीजन आया है उसी तरीके से वो उसको संभाल कर आगे चल रहे हैं। हाँ। तो उस पर एक सियासत चली। इसी तरीके से आज जो मुद्दा है, असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बटोरने के लिए, डेवलपमेंट पर हम बात करें उस पर तो कोई बात नहीं करता, हमें कितनी नौकरियां मिली उस पर कोई बात नहीं करता। बात अगर होती है जहां उसको कमजोरी लगती है बीजेपी को, उस वक्त हम रिलीजन का सहारा लेकर लाते हैं। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन जी की जब उस वक्त उन्होंने उस समय 52nd मीटिंग में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की हो रही थी, उसके नेक्स्ट डे ही, अगर आपको याद होगा या यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उसके नेक्स्ट डे ही क्लैरिफिकेशन आ गया। क्लैरिफिकेशन पर तो किसी ने बात नहीं की। उस वक्त ये कहा गया था कोई भी सेक्टर, चाहे वो इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ सेक्टर है, तो उसमें हमें माइनॉरिटीज के बारे में ख्याल रखना है। चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। नहीं, पर पहला अधिकार तो संसाधनों पर मुसलमानों का नहीं हो सकता ना मैम। जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है नीलोफर जी, तो आप ये मानती है कि पहला अधिकार हर एक संसाधन पर मुसलमान का होना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने ये कहा राइट टू इक्वालिटी हर किसी का है। तो राइट टू इक्वालिटी में तो सब आते हैं ना नीलोफर जी, राइट टू इक्वालिटी में तो सब आते हैं ना, लेकिन अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपना वोट बैंक तो हर कोई चुनकर चलता है ना। वो तो आप खुद जानती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट बैंक है, AIMIM का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, RJD का, बीजेपी का, हर किसी का अपना अपना वोट बैंक है। मुसलमानों ने नहीं लड़ा और सबसे ज्यादा जाने अगर किसी ने दे दी, क्या वो मुसलमानों ने नहीं दे दी? उनको क्यों हर बार प्रूव करना पड़ता है कि वो जो है, वो लोग जो है वो पैट्रियोटिक है? उनको हर वक्त ये प्रूव क्यों करना पड़ता है? जिस तरीके से दूसरे रिलीजन के सीजन्स ऑफ इंडिया है तो हम भी है, तो हमें ये क्यों हर बार प्रूव करना पड़ता है? क्या हम घुसपैठी है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? मुझे आप बता दीजिए, उतने ही नागरिक है जितने आप है। क्या हमें देश से प्यार नहीं? किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया आपसे कि आप देश की नागरिक नहीं है, आपका बराबरी का अधिकार नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपके लिए फंडामेंटल राइट्स बदल जाते हैं? हम तो कहते हैं कि कानून भी आपके लिए बराबर होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आपके लिए कानून भी बराबर होना चाहिए, और अगर आपके राइट्स इक्वल होने चाहिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। ये कौन कहता है कि आपके अधिकार सीमित है और आपको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा? हमें घुसपैठी कह रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी हमें आज घुसपैठी कह रहे हैं। हाँ। जब इस लेवल का जो प्रधानमंत्री पूरे देश का है, चाहे वहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो एक ही मजहब का प्रधानमंत्री नहीं है। न वो हिंदू का है, न वो सिखों का है, बल्कि हर पूरे देश का है, जिसमें हर किस्म का रिलीजन है, वो उनको साथ लेकर चलाना है। वो हमें घुसपैठी क्यों कहेंगे? क्या हम घुसपैठी नजर आते हैं? क्या हमने अपने देश के लिए कुर्बानियां जब देनी थी, हमने निछावर संजय राणा जी, कहां से घुसपैठियां नजर आते हैं ये जरा बताइए। प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह रहा है और ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इससे इतर मेरा सवाल ये है, मैं ये समझना चाहती हूं कि पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी का एक अलग पैटर्न था, जब जनता के बीच जाती थी, विकास की बात करती थी, 10 साल में क्या काम किया इसका जिक्र करती थी। अब अचानक से सेकंड फेज ऑफ वोटिंग होने से पहले सुर भी बदल चुके हैं, शब्द भी बदल चुके हैं, और वोटर के सामने उनको केटर करने का और ऑपोजिशन को घेरने का भी तरीका बदल चुका है। इसकी जरूरत बीजेपी को क्यों आन पड़ी है?
देखिए ऐसा है, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि आपने जब प्रधानमंत्री की चर्चा की, प्रधानमंत्री ने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि वो दिखाना चाहते थे कि सत्यता क्या है। अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठा के पढ़ेंगे, उसके चैप्टर में पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ेंगे, उसमें सिंपल लिखा है कि सिर्फ माइनॉरिटीज को देंगे। आपको याद होगा छच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, एक रंगनाथन मिश्रा होते थे 2006 में जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें बोला गया था 15% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, और उसका आरक्षण कहां से आएगा? 6% ओबीसी का आरक्षण काट के इनको देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं उन्होंने क्या बोला, वो तो विकास की चर्चा करते हैं। आप स्पेशल रिजर्वेशन, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी हो, इसी में एक बात संजय जी, अगर ओबीसी का रिजर्वेशन काट के माइनॉरिटीज को दिया जाएगा तो फिर कैसे बात की जाती है कि हम दलित और पिछड़ों का भी ख्याल रखते हैं? देखिए, दलित और पिछड़ों का ख्याल कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा था। ये झूठ, सफेद झूठ है। देखिए, काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट 1953 में आई थी, 53 में कमेटी बनी थी, 55 में रिपोर्ट आई थी, जिसको नेहरू जी ने एकदम सो गए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई थी, जिसपे राजीव इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी सो गए थे। उसके बाद आपको पता होगा कि स्टेटमेंट पार्लियामेंट में क्या दिया गया था। उसके बाद वीपी सिंह ने 1997 दिसंबर 1990 को इंप्लीमेंट किया था। तो ये कांग्रेस कभी भी दलित हितैषी नहीं है, वो कभी ओबीसी हितैषी नहीं है। भाई 2011 के सेंसेक्स में सारे कास्ट सेंसेक्स में हुआ था, क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया, क्यों नहीं उजागर कर दिया? 4 लाख ओबीसी कास्ट हो गए थे, 4 लाख कहीं हो सकता है। तो ये सब भ्रामित है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कहानी क्या। भी हमारे एक मित्र रंगरेज साहब बोल रहे थे कि भाई कौन 11 बच्चे पैदा कर देता, लेकिन आपको सेंसेक्स भी देख के उठा के देखना पड़ेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 4.4 था 1991 में मुसलमानों का, 3.3 हिंदुओं का था। आज की अगर 2020 की हम चर्चा कर लेते, सॉरी 20 की अगर हम चर्चा कर लेते, फर्टिलिटी रेट हिंदुओं की नहीं, लेकिन ओवैसी साहब तो इसके उलट बोलते हैं। नहीं, अरे ओवैसी साहब तो उलट बोलते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम में बच्चा पैदा करने की रफ्तार कम है हिंदुओं के कंपैरिजन में। नहीं, अभी हम बता देते हैं। एकदम सूखा झूठ बोलने की, साहब सुनिएगा जरा, बिल्कुल सूखा झूठ बोलने की ओवैसी की आदत है। 1961 में 32% पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी थी मुसलमानों की, 71 में 30.9% थी, 1981 में 30.8% थी, 1991 में 32.9% थी, और 2011, क्योंकि हम लंबा है नहीं जाना चाहते, 2011 में 24% थी। 2011 में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन बढ़ने की रेट थी वो 16% थी। उसके पहले हमेशा 20 के अंदर रही है। तो क्या भैया, फर्टिलिटी रेट देख लीजिए, 2.36 आज के दिन में है मुसलमानों की, यानी एक बच्चा ज्यादा हिंदुओं से। तो ये बताइए कि आप अगर बोलते हो कि पॉपुलेशन, यहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी घुसपैठी देश में आ रहे हैं ना, तभी तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ जा रही है? यानी कहीं नहीं रोहिंग्या आ रहे हैं या बांग्लादेशी आ रहे हैं इस देश में, जो हमारे संसाधनों को यूज कर रहे हैं। तो लगता है नीलोफर जी कह रही थी कि मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया। नहीं, उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया कि इनको जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं, यही है बंगाल में, आप जाके देखिएगा, रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। सारे के सारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में पूरे के पूरे मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए थे। इनका अगर गाजा में बम गिरता है तो यहाँ पे आंसू गिरने लगते हैं। ये बताइए, गाजा में बम गिरता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से उसको क्या मतलब है? रोहिंग्या मुसलमानों से अपना आपका क्या मतलब है? पाकिस्तान के मुसलमानों से आपको क्या मतलब है? आप इस देश के नागरिक हैं, आपको पूरा हक बनता है इस देश में संसाधनों को। आप इसके लिए असली रोना है, असली रोना किसके लिए है? असली रोना घुसपैठियों के लिए है या असली रोना मुसलमानों के लिए है? डिफरेंशिएट करना चाहिए था। क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए? आप बीजेपी को 1% का वोट दे देते हैं, और संसाधन जो भी सरकारी योजनाएं हैं, मैं आपको पूर्णिमा जिस डिबेट में चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 33% मंगलसूत्र छीना, बता दीजिए मुझे, जो योजना है सरकार की, मुसलमान लोग यूज कर रहे हैं। मैंने कल ही 10 योजनाएं चर्चा के समय राणा जी सामने रखी थी, जो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए चलाती है सरकार। और इनके बारे में छात्रवृत्ति से लेके, हज से लेके, सब्सिडी से लेके, तमाम ऐसी योजनाएं, वक्फ बोर्ड से लेके, सिमिलर पढ़ाई, हायर एजुकेशन से लेके, ट्रैवल से लेके, ये तमाम योजनाएं चलाती है अभी की सरकार, जो स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए है।